स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: समुद्र तट पर विशाल कंकाल। लाल पोशाक में एक लंबी आकृति झरने की धुंध में खड़ी थी। उसके बाएं कान में बाली थी और उसमें से आवाज निकल रही थी। जल्लाद फिलिप मर गया है, दूसरी ओर से एक गहरी आवाज ने कहा। ओह, यह बहुत निराशाजनक है, लाल आकृति ने शांति से उत्तर दिया। जो चीज हम चाहते थे वो गंतव्य तक पहुंचाई जा रही है। बहुत बढ़िया, लाल आकृति ने कहा। क्या हमें उस आदमी को बाहर निकालने के लिए किसी और को भेजना चाहिए? गहरी आवाज ने पूछा। यह ठीक है, हम वास्तव में अभी उसे छू नहीं सकते, चलो एक और मौके की प्रतीक्षा करें, लाल आकृति ने कहा। लेकिन उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ है, यहाँ तक कि फिलिप भी उसे बाहर निकालने में असफल रहे। मुझे चिंता है कि वह और मजबूत होगा और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। आखिरकार उसके पास डुअल एलिमेंट है। एक बार जब वह सुपर लेवल तक पहुंच जाएगा तो उसे लगभग रोका नहीं जा सकेगा, गहरी आवाज ने कहा। चिंता मत करो, मैं उसे सुपर लेवल तक जीवित नहीं रहने दूंगी, सालन ने उत्तर दिया। आपके शब्द राहत देने वाले हैं, आप बिल्कुल जो मोंगंद्र जैसे हैं। जो मोंगंद्र? शायद। अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक नीला लग रहा था। पानी एक बर्फ के दर्पण की तरह था जो साफ था, और जब इसकी सतह शांत थी तो यह आकाश और सफेद बादलों को प्रतिबिंबित कर रहा था। पुर्तगाल का सबसे सुंदर, सबसे रहस्यमय शहर था। यह वह स्थान भी था जहां समुद्री हंटर एकत्र होते थे। लगभग हर हंटर जो खजाने की खोज के लिए अंटार्कटिक महासागर की खोज में रुचि रखता था, यहाँ इकट्ठा होता था। उनमें से अधिकांश एक ही रात में अपना सारा धन यहीं खर्च कर देंगे, चाहे वह समुद्र तट पर बहुत सारी ग्लैमरस महिलाओं के साथ बार हो, शोर शराबे वाले कैसीनो हो, या जादूगरों के द्वंद्व युद्ध के मैदान हो। इस जगह पर हर तरह का अंतहीन आनंद था। अभी ही दोपहर हुई थी। हल्की धूप समुद्र की सतह पर सुंदर ढंग से चमक रही थी। हल्की हल्की लहरें किसी पोशाक के किनारे की तरह लहरा रही थी। एक नशे में धुत बूढ़ा जादूगर समुद्र की ओर जाने वाले लकड़ी के रास्ते पर बैठा था। यह एक लकड़ी के पुल की तरह था जहां कई लोग रात में सुंदरी हवा से ठंडक पाने के लिए आते थे। बूढ़े जादूगर का चेहरा लाल हो गया और वह बार बार अपने दोस्त से बड़बड़ा रहा था, जैसे कि जब वह समुद्र में गया हो तो अपने दोस्त के प्रदर्शन से वह संतुष्ट नहीं था। मैंने उससे पहले ही कहा था, उसे वाटर बैरियर को अपने हाथ पर पकड़ना होगा। यदि वह इतना अहंकारी नहीं होता और वास्तव में मेरी बात सुनता तो लाइटनिंग डीमन मछली बच नहीं पाती, बूढ़ा जादूगर बड़बड़ाया। उसके बगल वाला आदमी उसका साथी था। वह अधेड़ उम्र का था, उसकी घनी दाढ़ी थी। वह ज्यादा शराब नहीं पीता था। अपने दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया, लेकिन आपको उसे इस तरह टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे लिए एक टीम को एकजुट करना कितना मुश्किल है। हम सभी यहाँ पैसे के लिए सी मॉन्स्टर का शिकार करने आए हैं। अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। बूढ़े जादूगर कैंटर ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पानी पर एक विशाल हाथी दांत जहाज पर पड़ी। वह बहुत नशे में था। जैसे जैसे वे धीरे धीरे शहर के पास आ रहे थे, वह कई जहाजों को एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए देख पा रहा था। वह जहाज कितना बड़ा है। मुझे लगा कि शहर अपने बंदरगाह पर बड़े जहाजों को खड़ा होने की इजाजत नहीं देता, दाढ़ी वाला आदमी चिल्लाकर बोला। एक बार जब मैं एक कमांडर लेवल के प्राणी का शिकार कर लूंगा तो मैं इस तरह का एक जहाज भी खरीदूंगा और शहर की महिलाओं को अपने साथ अंटार्कटिक महासागर के दौरे पर आमंत्रित करूंगा। एक बार जब मैं शहर लौटूंगा तो मेरे जहाज पर आबादी 2 गुना हो जाएगी। बूढ़ा जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। दाढ़ी वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था। वह भी जोर से हंसा और उसकी नजर काफी शक्तिशाली दिखने वाले हाथी दांत के जहाज पर पड़ी। जैसे जैसे विशाल हाथी दांत जहाज करीब आता गया, दाढ़ी वाले जादूगर की अभिव्यक्ति कठोर होती गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बाहर गिरने वाली थी। कैंटर, वो जहाज नहीं है, अधेड़ उम्र के मैजिशियन ने हैरान आवाज में कहा। वह जहाज कैसे नहीं है? क्या इस दुनिया में कोई और चीज है जो इतनी बड़ी है और समुद्र पर तैर सकती है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक विशाल समुद्री राक्षस है? बूढ़े कैंटर ने कहा। यह वास्तव में एक जहाज नहीं है, अधेड़ उम्र के जादूगर ने अपनी आवाज तब उठाई जब उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक विशाल हाथी दांत प्राणी धीरे धीरे समुद्र की सतह पर सरकते हुए बंदरगाह के पास पहुंचा।
जब यह पहली बार सामने आया था तब से इसका आकार और भी अधिक चौंकाने वाला था। ऐसा लगा जैसे यह उनके पूरे दृश्य क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। कैंटर ने अपनी आंखें मली। जैसे ही समुद्री हवा उसके चेहरे पर आई वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसने नजर उठाई और सामने की ओर देखने लगा। उसकी नजर के बाद ओल्ड कैंटर को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी खोपड़ी फट रही है। वह सदमे से जमीन पर गिर गया। ठंडा पसीना बारिश की तरह बरस रहा था। बूढ़ा कैंटर एक अनुभवी हंटर था। वह हंटर मास्टर की लेवल में आने वाला था, लेकिन उसने इतना भयानक कुछ भी कभी नहीं देखा था। एक कंकाल, यह पानी पर मंडराता कोई हाथी दांत या का जहाज नहीं था। यह एक विशाल कंकाल था जो लहरों द्वारा समुद्र तट की ओर धकेला जा रहा था। कंकाल पूरी तरह से संरक्षित था। वे उसकी हड्डियों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते थे कि वह प्राणी कितना अत्याचारी था। संभवतः वह प्राणी समुद्र का शासक लेवल का प्राणी था, लेकिन अब जीव एक कंकाल में बदल चुका था, जैसे कोई कूड़े की बोतल, कौन या लकड़ी का टुकड़ा जो समुद्र में तैर रहा हो। यहाँ तक कि एक अनुभवी मैजिशियन भी इसे देखकर डर से कांप रहा होगा, क्योंकि सिर्फ लाश को देखने का दबाव स्तब्ध कर देने वाला था। इसकी भयंकर खोपड़ी जिसे देखने के लिए किसी को भी अपना सिर उठाना पड़ता है, और इसकी विशाल हड्डियां। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह चीज कितनी भयानक थी जिसने समुद्र के इस शासक को कंकाल में बदल दिया था। कुछ समय बाद दाढ़ी वाले जादूगर ने आखिरकार अपने विचार एकत्र किया और हकलाते हुए कहा, मैं गठबंधन को अलर्ट कर दूंगा। ठीक है। बूढ़ा जादूगर अभी भी लकड़ी के रास्ते पर बैठा था। उसके पैर कमजोर थे। उसे खड़े होने में परेशानी हो रही थी। विशाल कंकाल ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी जीवित हो। बूढ़ा जादूगर कई वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, फिर भी उसने ऐसे चौंकाने वाले प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही दोनों जादूगर सदमे से अभिभूत हो गए, उनके ऊपर आकाश में एक एरोप्लेन धीरे धीरे समुद्रीय तटीय शहर में उतरा। एरोप्लेन में ऊपर आदर्श खिड़की पर बैठा था, और जब वह खूबसूरत शहर की ओर देख रहा था तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। आप कहाँ देख रहे हैं? आहन ने पूछा। वहां नीचे एक अजीब सफेद जहाज है, आदर्श ने कहा। बंदरगाह पर उतरना बहुत बड़ा लगता है। यह एक जहाज के लिए सामान्य है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है। मैंने पहले भी बड़े जहाज देखे। इस तरह के एक छोटे शहर में जहाजों के बारे में आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, आहन ने गर्व से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, डूबने वाला अभिशाप की वापसी। जैसे ही समुद्री हवाएं गुजरी, लोगों को बंदरगाह के चारों ओर फैले विशाल कंकाल से एक अजीब सी गंध महसूस हुई। बंदरगाह पर इस समय ऐसे लोगों की भीड़ थी जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लोगों के बीच सभी प्रकार की डरावनी अफवाहें तेजी से फैल रही थी। संभवतः कुछ ही समय में शहर की सभी सड़कों पर फैलने वाली थी। इस शहर का नाम सरोग था। यह वास्तव में बहुत बड़ा है, जैसे बहुत बड़ा, आहन ने चौड़ी आंखों से देखते हुए कहा। जब वे एरोप्लेन से नीचे नजर डाल रहे थे तो उन्हें पहले ही से ही लगा था कि सफेद चीज छोटे बंदरगाह में अच्छी तरह से फिट नहीं बैठती। हालांकि जब वे वास्तव में उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो कंकाल कितना चौंकाने वाला था। इस लेवल के प्राणी का अंत इस प्रकार कैसे हुआ? कंकाल अच्छी तरह से संरक्षित है, फिर भी खून की एक भी बूंद या मांस का सबसे छोटा टुकड़ा नहीं बचा है। उसके अंगों की तो बात ही छोड़ दे, मेघना ने आश्चर्य से कहा। जियांग, जाओ और देखो यह कौन सा प्राणी है, आदर्श ने गंभीरता से पूछा। डीमन प्राणी एक्सपर्ट को इशारा किया। आहन अवाक रह गया। उन्होंने कहा, क्या उनसे बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे हो आप? यह संभवतः एक तटीय मैमथ है। इसका सिर और ऊपरी शरीर एक प्राचीन मैमथ जैसा दिखता है, लेकिन इसका निचला शरीर व्हेल जैसा है। यह सामान्यतः समुद्र की गहराई में रहता है। यह मनुष्य को परेशान करना पसंद नहीं करता है, लेकिन कई क्रूर समुद्री राक्षस भी इस अत्याचारी प्राणी से बचना पसंद करते हैं। इस चीज को अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए, पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक दिन में 10 से अधिक समुद्री राक्षसों को खाना पड़ता है, और अधिकांश में यह एक ही बार में समुद्री राक्षसों को निकल सकता है। उनका एक और उपनाम भी है, जहाज विध्वंसक। अतीत में लगभग 100 शानदार क्रूज लाइनर इन प्राणियों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, तब भी जब वे जादूगरों से भरे हुए थे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि क्रूज लाइनर कमांडर लेवल के प्राणियों के खिलाफ जीवित रहने के लिए डिजाइन किए गए थे, जियांग ने समझाया, सभी को एक ही सांस में। आदर्श ने सिर हिलाया।
इस बीच आहन ने अपना जबड़ा लगभग खुला का खुला छोड़ दिया। क्या जियांग केवल कंकाल को देखकर प्राणी को गंभीरता से पहचानने में कामयाब रहा? क्या जीवों को पहचानने की उसकी क्षमता कुछ ज्यादा ही पागलपन भरी नहीं थी? हालांकि समुद्र में इस प्रकार के बहुत सारे जीव नहीं थे, फिर भी यह अविश्वसनीय था। यह प्राणी 2 दिन से भी कम समय पहले मर गया, जियांग ने कहा। क्या? इस आकार के प्राणी को केवल कंकाल बनकर रह जाने के लिए लंबे समय की आवश्यकता नहीं है? यह कैसे संभव है कि इसकी मृत्यु केवल 2 दिन से भी कम समय में पहले हुई थी? आदर्श ने कहा। दांतों को देखो। ओह, ये सींग नहीं है, ये हाथी के दांत के समान दांत है। इन तटीय मैमथों के प्रत्येक दांत की कीमत 10 मिलियन से अधिक है। इनका उपयोग जादुई कवच या डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। दांत अभी काले होने शुरू ही हुए हैं और आमतौर पर ये दांत कोयले की तरह कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से काले हो जाएंगे। एक बार जब वे काले हो जाते हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। जियांग ने उन्हें सूचित किया। आदर्श ने अपनी नजर उठाई और दांतों पर नजर डाली। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जियांग ने कहा था। दांत अभी काले होने शुरू ही हुए थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मुझे पता है कि महासागर विशाल है, इसलिए यह समझ में आता है कि तटीय मैमथ से भी अधिक शक्तिशाली जीव है, लेकिन यह कंकाल पूरी तरह से संरक्षित है। ऐसा नहीं लगता कि वह बिल्कुल भी घायल था, और भले ही उसे मारने वाला प्राणी इतना मजबूत था कि उसने एक ही हमले में तटीय मैमथ को मार डाला। उसकी त्वचा, मांस, अंग और खून कहाँ गए? इसके अलावा क्या हड्डियां भारी नहीं होनी चाहिए? कंकाल जहाज की तरह सतह पर क्यों तैर रहा है? मेघना ने आश्चर्य से कहा। क्या आप सभी व्यस्त लोग नहीं हैं? चलो जल्दी से ट्रेनिंग हॉल तक चले। एक बार चुनौती पूरी हो जाने पर हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। जाहिर है कोई भी संभवतः इस दृश्य की व्याख्या नहीं कर सका, जिसमें हंटर समूह भी शामिल थे जो कई वर्षों से सरोग शहर के आसपास थे। शहर के निवासी यह जानकर भयभीत हो गए कि बंदरगाह पर एक विशाल कंकाल दिखाई दिया है। एक अकेला तटीय मैमथ शहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। समुद्र में छिपे डीमन की तो बात ही छोड़िए, जिसने इसे इतनी आसानी से मार डाला था। डर संक्रामक था। जब टीमें सड़कों पर पहुंची तो उन्हें हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए सुन सकता था। वे सभी घटना पर चर्चा कर रहे थे। यह संभव था कि कई समाचार एजेंसियों ने निम्नलिखित कहानियों के लिए सुर्खियां तैयार करना शुरू कर दिया था। आदर्श एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। कंकाल का दृश्य प्रभाव इतना तीव्र था कि उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तटीय मैमथ की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई। जियांग, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह मैमथ कितना मजबूत था? आदर्श ने पूछताछ की। उनमें से सबसे कमजोर कमांडर लेवल के आसपास होगा, लेकिन समुद्र तट पर प्राणी इसके दांतों और आकार को देखते हुए यह संभवतः शासक लेवल के करीब है। जियांग ने उत्तर दिया। करीब? शासक लेवल के? जियांग, कृपया मुझे मत डराओ। आहन कांप रहा था। यदि कोई प्राणी जो लगभग शासक लेवल के प्राणी जितना ही ताकतवर था इतनी भयानक मौत मर गया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सरोग शहर के करीब एक वास्तविक कमांडर लेवल का प्राणी था, और यह वह प्रजाति थी जो अपने शिकार का खून पीना और मांस खाना पसंद करती थी? जियांग द्वारा जीव के लेवल का उल्लेख करने से पहले टीम कंकाल से ज्यादा परेशान नहीं थी। हालांकि उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि अब वे शहर में रहते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। आइए जल्दी से ट्रेनिंग हॉल तक पहुंचे और चुनौती के साथ आगे बढ़े। हम पहली उड़ान लेंगे, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम रवाना हो जाएंगे, टीम में किसी ने कहा। आदर्श को पुर्तगाल के ट्रेनिंग हॉल से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियांग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह वास्तव में कंकाल के बारे में अधिक उत्सुक था। अगर तुम चाहो तो जाओ, हम चुनौती संभाल लेंगे। वेद ने जब आदर्श की आंखों में भाव देखा तो असहाय होकर कहा, हे, फिर हम इसे आपके हाथों में छोड़ देंगे। आओ, कुछ जांच करने का समय आ चुका है। आदर्श ने कहा। क्या जांच? यह एक भूतिया कहानी की तरह है। आहन जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आदर्श ने उसे जबरन अपने साथ खींच लिया। साहसी रेणु को उस समूह के साथ टैग किया गया जो सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक थी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए नंदिनी, जो आमतौर पर केवल मजबूत बनने में रुचि रखती थी, ने भी साथ जाने का फैसला किया। आदर्श, इसका सीधा सा मतलब है कि नंदिनी ऐसी प्रजाति है जो केवल बाहर से ठंडी दिखती है, वो वास्तव में अंदर से साहसी और रोमांच वाली है। जब आप उसे नीचे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं, ओह, किसी दिन वह निश्चित रूप से आपको नीचे धकेल देगी और आपको अपनी जंगली स्वभाव का स्वाद चखा देगी।
आहन वास्तव में एक विकृत व्यक्ति था जिसने वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण चीज की इतनी बेशर्मी से व्याख्या की। अगर उसने आपकी बात सुनी तो मैं अपने डीमन रूप में भी आपकी जान नहीं बचा पाऊंगा, आदर्श ने कहा। आहन शुष्की से हंसे। आदर्श वास्तव में आश्चर्यचकित था कि नंदिनी को कंकाल में दिलचस्पी थी, लेकिन आदर्श को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह गलत था। जब सुबह कंकाल की ओर बढ़ रही थी, नंदिनी ने दूसरा रास्ता अपनाया और गली में गायब होगी। शहर की गलियां भूल भुलैया की तरह खड़ी थी। आदर्श को ध्यान नहीं आया कि नंदिनी कहाँ गई, इसलिए उसके पास अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नंदिनी गली मोहल्लों से गुजरी। जमीन पर उसके लकड़ी की एड़ी वाले जूतों की आवाज संकरे रास्तों पर गूंज रही थी। आखिरकार वह एक पत्थर के पुल पर पहुंची, जो दूसरे छोर पर अच्छे घरों से भरे क्षेत्र की ओर ले जाती थी। पुल के नीचे एक उथला समुद्र तट था। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे रेतीला क्षेत्र एक छोटी सी धारा में बदल चुका था। पुल के दूसरी ओर एक गंदा संकीर्ण समुद्र तट था। समुद्र का दृश्य आसपास की संपदाओं द्वारा अवरुद्ध किया गया था। उसका केवल एक छोटा सा कोना ही दिखाई दे रहा था। इतनी जटिल लेआउट में अपना रास्ता खो चुकी समुद्री हवा से नंदिनी के बिखरे हुए बालों को उड़ा दिया, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। यह इस महीने का तीसरा मौका है, पुल पर धूम्रपान कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने संकरे समुद्र तट पर एक काले बैग को घूरते हुए जोर से आह भरी। संकरे समुद्र तट पर कोई था। यह लाल पोशाक में एक फायर मैजिशियन था, जिसके सामने लकड़ियां ऊपर रखी हुई थी। लट्ठों पर एक काले थैले में ढका हुआ कुछ रखा हुआ था। एक अन्य व्यक्ति ने बैग खोला तो अंदर एक अच्छी तरह से तैयार फिर भी बेजान शरीर दिखाई दिया। शव लकड़ी के तख्त पर पड़ा हुआ था। फायर मैजिशियन ने एक स्टार पैटर्न किया और लट्ठों को सोने की चमक वाली फ्लेम से प्रज्वलित कर दिया। लकड़ियों में तुरंत आग लग गई, जिससे उन पर लेटा हुआ युवक भस्म हो गया। जब नंदिनी ने आग देखी तो वह चौंक गई। एक दाह संस्कार? वे समुद्र तट पर शव का अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार का अंतिम संस्कार केवल उन लोगों के लिए किया जाता था जो किसी प्रकार की बीमारी से मर जाते थे। क्या यह खूबसूरत शहर किसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है? नंदिनी बूढ़े व्यक्ति के पास गई और पूछा, बुजुर्ग, आपने अभी क्या कहा? बूढ़ा आदमी अंग्रेजी में बात कर रहा था। सरोक शहर में वे कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं के थे, इसलिए अधिकांश लोग अंग्रेजी में बातचीत करते थे। इस महीने का यह तीसरा दाह संस्कार है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या वह किसी बीमारी से मर गया? नंदिनी ने पूछा। अगर यह केवल एक बीमारी होती तो लोग इतने भयभीत नहीं होते, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ऐसा क्यों? आप अब और ना पूछे तो बेहतर है। यदि आप जानते हैं कि क्या हुआ तो आपको एक बुरा सपना आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मैं जानना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति काफी देर तक आग की ओर देखता रहा, मानो वह लाश को जलाकर राख कर देने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी आखिरकार बोला, यह कहने के बजाय कि वह बीमारी से मर गया, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह आत्महत्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक अभिशाप है, क्योंकि उनमें से हर एक पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहा था और खुद उसमें डूब गया। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ ली और गंभीरता से पूछा, क्या तुमने इसे देखा? हाँ, मैंने इसे देखा। यदि मैं अपने द्वारा देखी गई प्रत्येक घटना को गिनूं तो उनमें से केवल 3 ही नहीं है। नंदिनी का दिल तुरंत डूब गया। वह यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि रास्ते में उसने कुछ महिला को इस बारे में चर्चा करते हुए सुना था। नंदिनी ने शुरू में सोचा कि वे कंकाल के बारे में चर्चा कर रहे थे, फिर भी जब उसने उन्हें ध्यान से सुना तो उसे तुरंत जापान में हुई अजीब घटनाएं याद आ गई। डूबने का अभिशाप। उस समय नंदिनी ने व्यक्तिगत रूप से एक महिला को समुद्र में पागलों की तरह दौड़ते हुए देखा था और वह कुछ ही क्षण में पानी में डूब चुकी थी। अब उसने जापान से पृथ्वी के दूसरी ओर पुर्तगाल के एक समुद्री तटीय शहर में उसी तरह की मौत देखी थी। नंदिनी के चेहरे पर फिर से समुद्री हवा चली। एक अजीब सी ठंडक तुरंत उसकी त्वचा पर छा गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।